जय हिंद साथियों। अभिक्रमित अनुदेशन के खंड 2 पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में मौजूद हूं। और पिछले खंड में, जहां खंड 1 में मैंने अभिक्रमित अनुदेशन का आपको परिचय दिया, आपको अर्थ समझाया। अभिक्रमित क्या है? प्रोग्राम्ड है, पहले से नियोजन है, जो बच्चों को जो पद दिए जाएंगे उसका। तो ये सारी जो बातें हमने पिछले खंड में की, विचार से लेकर के, सुकरात से लेकर के ये विचार आया। सिडनी एल प्रेसी 1920 में एक उन्होंने प्रणाली विकसित की जिसमें इस प्रकार का काम किया गया अभिक्रमित अनुदेशन का। लेकिन संगठित स्वरूप में 1954 में, 1954 में अमेरिका के बीएफ स्किनर ने इस काम को किया। अभिक्रमित अनुदेशन का जो संगठित स्वरूप था, वो जो प्रणाली थी शिक्षण मशीन, उसका प्रतिपादन किया और इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। और हमने कहा, स्टेटमेंट देखा हमने स्किनर का कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला है और सीखने का विज्ञान है, अधिगम का विज्ञान है। क्योंकि स्किनर का यह मानना था कि निरंतर पृष्ठपोषण से बच्चों के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन जल्दी लाया जा सकता है। तो ये जो सिद्धांत था उनके क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में था और वहीं से प्रेरित ये अभिक्रमित अनुदेशन है। इसीलिए जब एक पृथक से एक प्रश्न बनता है कि अभिक्रमित अनुदेशन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो स्किनर की क्रिया प्रसूत की बात आती है। तो हमने अभिक्रमित अनुदेशन की प्रणाली देखी। जटिल विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है और एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सरल से कठिन में बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है इस तार्किक क्रम में। तो बच्चे अनुक्रिया करते हैं, सक्रियता का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं। और बालकों के अनुक्रिया कर लेने के पश्चात उन्हें इस बात की पुष्टि कराई जाती है कि आपकी प्रति अनुक्रिया जो है वो सही है कि गलत है, जिसे हमने तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत कहा, तत्काल पुनर्वलन का सिद्धांत कहा। और उसके बाद स्वगति, स्वमूल्यांकन के सिद्धांत जो निहित थे। तो वो पूरी जो बात थी हमारी, वहां पे चर्चा विराम समाप्त हुई थी। और मैंने चलते चलते पिछले खंड में कहा था कि अभिक्रमित अनुदेशन के 3 प्रकार होते हैं। इसे हम खंड 2 में पढ़ेंगे और खंड 2 में पढ़ने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो ये पूर्व ज्ञान से मैंने आपको जोड़ा, ये प्रस्तावना मैंने आपको बनाई है। और ये जो अंतिम कथन का कि अब हम पढ़ने वाले हैं 3 प्रकार, जो मुख्य प्रकार होते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के, ये उद्देश्य कथन है। पूर्व ज्ञान से जब जोड़ा जाता है वो प्रस्तावना होती है, और अंतिम कथन जो होता है, जो आपकी नवीन विषय वस्तु का परिचय होता है, वो उद्देश्य कथन होता है। मैंने आपको इस चीज में एक दूसरी जानकारी आपको जोड़ करके दी। आपकी शिक्षण विधियों में बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें हैं और यही चीज होती है कि आप एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ करके जब आप देखते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग प्रारंभ करते हैं दूसरा खंड इसका। और दूसरे खंड में हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के 3 प्रकार। और 3 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला प्रकार, वो पहला प्रकार होता है रेखीय बाह्य, रेखीय या बाह्य या श्रृंखला या स्किनेरियन अभिक्रमित अनुदेशन। देखो कितने सारे मैंने नाम लिख दिए हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन इसका नाम होता है, बाह्य इसका नाम होता है श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन, और स्किनेरियन, स्किनर के नाम पे स्किनेरियन अभिक्रमित अनुदेशन। और ये इसके चारों नाम हैं। ध्यान रखेंगे परीक्षा में कई बार पलट करके, बदल करके नाम आ जाता है, या इस अभिक्रमित अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है या और किस नाम से नहीं जाना जाता। ये इस प्रकार के प्रश्नों में ये आपके काम आती है। तो ये जो अभिक्रमित अनुदेशन था, रेखीय जिसे कहा, बाह्य ये पहला प्रकार था। और इसके जो प्रतिपादक थे वो आपको पता है, मैंने आपको उस दिन चर्चा में लिया था। प्रतिपादक थे बीएफ स्किनर और जेम्स सी हॉलैंड। 1954 में, 1954 में ये अस्तित्व में आया। और इस प्रणाली में स्किनर ने जो जटिल विषय वस्तु थी उनकी जो फ्रेम बनाई, पद बनाई,
उनको एक सीधी रेखा में प्रस्तुत किया। और सीधी रेखा में प्रस्तुत ऐसे किया कि बालक एक पद के प्रति अनुक्रिया करता है और उसे सही या गलत का पता बता करके और फिर अगला पद आ जाता है, उसके प्रति अनुक्रिया करता है, उसकी अनुक्रिया के सही या गलत की पुष्टि करके फिर अगला पद आ जाता है, एक सीधी रेखा में चलता है। इसमें एक कमी लेकिन थी जिसकी बात क्राउडर ने समझी और जिसकी बात क्राउडर ने अपने शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में की कि बच्चे की अनुक्रिया अगर गलत होती है, उस अनुक्रिया के गलत कारण का उसको बच्चे को पता नहीं लगता है कि उसकी अनुक्रिया गलत है तो गलती का कारण क्या है। और ये इस कमी को दूर करके उन्होंने जो अभिक्रमित अनुदेशन का मॉडल दिया, जिसे हम दूसरे प्रकार में पढ़ेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो उसकी हम बात करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूं इस स्लाइड को। स्किनर के इस मॉडल में पदों यानी कि फ्रेम को एक सीधी रेखा में, और इसीलिए इसको रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया था, एक सीधी रेखा में प्रस्तुत किया जाता है। बालक प्रथम फ्रेम के प्रति अनुक्रिया करता है, प्रथम फ्रेम के प्रति अनुक्रिया करता है, उसे अनुक्रिया के सही या गलत होने का, अनुक्रिया के सही गलत होने की प्रतिपुष्टि मिलती है तथा वह अगले फ्रेम पर पहुंच जाता है। अगले फ्रेम पर पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बच्चा। एक इसको हमने कहा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि एक रेखा में पदों की प्रस्तुति होगी, तो बच्चा पहले पद के प्रति अनुक्रिया करेगा और पहले पद के प्रति अनुक्रिया करके उसे जैसे ही ये बताया जाएगा कि आपकी अनुक्रिया सही है या गलत है, वो तत्काल दूसरे फ्रेम पर जाता है। इसी प्रकार से उसे तीसरे फ्रेम पर पहुंचा दिया जाता है, तीसरे फ्रेम से चौथे फ्रेम पर। तो ये जो प्रक्रिया उसकी चलती है, इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा फ्रेम टू फ्रेम एक सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा मतलब कोई शाखा नहीं है। शाखा मतलब उससे ये नहीं बताया जा रहा है कि उसकी अनुक्रिया, और ये इसके दोष में भी आता है कि अगर उसकी अनुक्रिया गलत है तो गलत अनुक्रिया किस कारण से है, उसका कारण क्या है, तो उसके सही जवाब का कारण, उसके गलत उत्तर का कारण क्या है और सही जवाब के सही होने का कारण क्या है। तो ये जो चीज होती है ये इसमें समझ में नहीं आती है। और ध्यान रखो अभिक्रमित अनुदेशन के इस मॉडल में स्किनर के इस मॉडल में स्किनर के रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सर्वाधिक बल अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पर, मैं इसको लिख देता हूं, अलग से मैं लिख देता हूं, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पर दिया गया है।
तो जैसे हम शाखी की जब बात करेंगे, शाखी में जो सबसे ज्यादा बल दिया गया है वो निदान उपचार पे बल दिया गया है, क्योंकि वहां पर बच्चों की जो कमजोरी है, उसका जो गलत अनुक्रिया आई है, उसका कारण बताया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो वहां जो बल दिया गया है क्राउडेरियन पर, यानी कि शाखी पर, वहां निदान उपचार पे या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पे ज्यादा बल दिया गया है। इसे हम पुनर्बलन भी बोल सकते हैं ना, पुनर्बलन। कई बार विकल्प में पुनर्बलन के साथ आ जाता है कि सबसे ज्यादा बल किस पे दिया गया है, तो पुनर्बलन आएगा, तो पुनर्बलन पर या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएगा। तो ये स्किनर के रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विवरण है। अब इसमें अभिक्रमित अनुदेशन में स्किनर ने 4 पद बताए, ये 4 पद में होता है स्किनर का, और मैं इसको लिखा देता हूं स्किनर के, इसको एक स्लाइड में लिख देता हूं। स्किनर के रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के 4 पद हैं। और वो 4 पद कौन से हैं, ये परीक्षा में प्रश्न आ गया है शायद कि एक पद नहीं है। तो पहला जो पद होता है वो होता है प्रस्तावना पद, प्रस्तावना पद। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है शिक्षण पद, शिक्षण पद। तीसरा होता है, तीसरा होता है अभ्यास पद। और चौथा होता है परीक्षण पद, परीक्षण पद। और ये प्रश्न एक बार परीक्षा में आया हुआ है, मुझे याद है कि जहां पे ये पूछा था कि स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन का एक पद नहीं है। तो प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद, इन 4 पदों में होकर के अभिक्रमित अनुदेशन का ये मॉडल चलता है स्किनर का, जिसे रेखी का, बाह्य का, जिसे श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन हमने कहा, स्किनरियन मॉडल। और इस मॉडल में जो मुख्य बात होती है, गुण दोष जो होते हैं, वो गुण दोष ये होते हैं, मैं कौन सी इंक लूं, गुण दोष। जो गुण दोष होते हैं, एक साथ प्रमुख बात एक ही जगह लिख देता हूं, गुण दोष अलग अलग। सबसे पहला होता है कि निर्माण जो होता है वो निर्माण सरल होता है, निर्माण सरल होता है। और निर्माण सरल आप समझ रहे हैं, चूंकि आपके जो पद हैं वो पद आपके छोटे हैं, मतलब उसकी कोई शाखाएं नहीं निकली हैं, ना तो गलत को गलत बताने का काम है कि वो गलत क्यों, उसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो सीधे सीधे पद हैं, सरल, इसीलिए निर्माण इसका माना जाता है। नंबर 2, सरल रेखीय व्यवहार परिवर्तन। सरल रेखीय व्यवहार परिवर्तन से मतलब होता है कि सरलता से, है ना, व्यवहार परिवर्तन संभव है। सरल रेखी का मतलब ये होता है, वक्राकार नहीं है, घूम घुमा करके नहीं है, सरल रेखी व्यवहारगत परिवर्तन संभव होता है। लेकिन इसमें प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अधिक रुचि नहीं लेते, अधिक रुचि नहीं लेते और अनुक्रिया की गलत, ये प्रमुख बात में, अनुक्रिया के गलत होने, अनुक्रिया के गलत होने का कारण नहीं बताया जाता। तो किसी पद की अनुक्रिया बच्चे ने की और वो गलत है, बच्चे को जो अनुक्रिया है उसके गलत होने का उसको बताया नहीं जाता कि अनुक्रिया में क्या गलती है और क्यों गलती है। ये काम क्राउडर के मॉडल में किया जाता है, शाखी में।
इसीलिए उसको निदान उपचार से जोड़ा गया, निदान उपचार की अवधारणा से जोड़ा गया। तो ये निर्माण इसका सरल होता है, पद छोटे होते हैं, छोटे पद होते हैं, और छोटे पदों में ज्यादा कंटेंट नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे नेचुरली निर्माण उसका सरल होगा। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए रुचि नहीं लेते हैं कि उसमें अनुक्रिया के गलत होने के कारणों का पता नहीं लगता है। तो 4 पदों के साथ ये बात है, सीधी रेखा में फ्रेम होते हैं। तो चलिए, ये आपका पहला मॉडल आपका स्किनर का रेखीय। दूसरा मॉडल क्या होता है? दूसरा शाखीय। इसे आंतरिक अरेखीय या क्राउडेरियन अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन। और इसका जो प्रतिपादन किया, इसका प्रतिपादन 1960 में नॉर्मन क्राउडर ने प्रतिपादन किया। इसीलिए इसको क्राउडेरियन शब्द हमने कहा, और क्राउडर ने इसका प्रतिपादन किया। और इसमें इस अनुदेशन मॉडल में बड़े फ्रेम होते हैं, जिनमें अधिक विषय सामग्री होती है, दो प्रकार की फ्रेम होती हैं, मैं इस पे अभी चर्चा करता हूं आपके साथ। 2 प्रकार के फ्रेम होते हैं। फर्स्ट फ्रेम जो होता है, फर्स्ट तो होता है मुख्य फ्रेम, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं उपचारात्मक फ्रेम। मुख्य फ्रेम, ये आज मैंने ब्लैक स्लाइड पे आज पहली बार काम किया है, इतने डार्क स्लाइड पे। तो मैं देख रहा हूं इंक का, वो देख रहा हूं कितना उभार आ रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। चलिए, इस वीडियो को बनने के बाद में वापस एक बार मैं समीक्षा करूंगा कि इस स्लाइड पे, ब्लैक स्लाइड पे वीडियो कैसा आता है। अगर अच्छा आएगा तो फिर कुछ वीडियो इस स्लाइड पे बनेंगे। तो नॉर्मन क्राउडर ने 1960 में इस मॉडल का प्रतिपादन किया, और स्किनर के मॉडल में जो कमियां थी, उन कमियों को भाप करके क्राउडर ने इसमें परिवर्तन किया। और प्रमुख परिवर्तन क्या किया कि जहां स्किनर के मॉडल में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जहां बच्चों को अनुक्रिया करने के बाद अनुक्रिया के गलत होने के कारणों का पता नहीं लगता था कि क्यों अनुक्रिया उसकी गलत है, तो वहीं इसमें फ्रेम 2 प्रकार के बनाए गए, मुख्य फ्रेम और उपचारात्मक फ्रेम। और मुख्य फ्रेम में जो कंटेंट होता है, और उपचारात्मक फ्रेम में वो उसकी व्याख्या होती है गलती होने की, फिर कि अनुक्रिया के गलत होने का कारण क्या है, तो कौन सा फ्रेम क्यों गलत है, कौन सा उत्तर जो है वो क्यों गलत है। और ये इसके लिए आपको बड़े फ्रेम बनाने पड़ते हैं, शाखाएं निकली होती हैं। तो अगर मान लीजिए एक बच्चे ने किसी फ्रेम का उत्तर दिया, और मान लीजिए वहां पे उत्तर उसका बी सही होना चाहिए, और बच्चे ने सी उत्तर दिया है, तो उसको बताया जाएगा कि सी वाला विकल्प जो है वो गलत क्यों है। तो बच्चा इस प्रकार से थोड़ा सा समय लगता है, और ये इसका एक दोष है, समय अधिक लगता है इसमें, लेकिन बच्चा सही उत्तर तक पहुंचने में अपनी कमजोरी के कारणों का पता उसको लगता है कि क्या उसने गलती की, और उसका उपचार उसको साथ ही साथ मिलता है कि सही बात क्या है, उसकी बात गलत क्यों और सही बात क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इसीलिए इसके जो फ्रेम होते हैं, इसके फ्रेम बड़े होते हैं, लेकिन चूंकि फ्रेम बड़े हैं, कंटेंट ज्यादा है, तो फिर इसके निर्माण में अधिक समय लगता है, ये इसके दोष में आएगा। तो
बड़े फ्रेम होते हैं, मुख्य फ्रेम और उपचारात्मक फ्रेम। और इस मॉडल में निदान उपचार की, इसीलिए मैंने कहा कि इस मॉडल में क्राउडर के इस अनुदेशन मॉडल में, क्राउडर की इस अनुदेशन मॉडल में तो अंडरलाइन करके लिखें, निदान तथा उपचार, निदान तथा उपचार पर सर्वाधिक बल दिया गया है, पर सर्वाधिक बल दिया गया है। और जिसका निदान उपचार, बच्चों को पता लगे उनकी गलती कहां पर है और सही अनुक्रिया क्या है। तो जब ये सारी बात होगी तो इसको हम कहेंगे निदान तथा उपचार। और इस मॉडल से जुड़ी बात है, प्रमुख बात, कि इस मॉडल में फ्रेम के आकार बड़े होते हैं, फ्रेम के आकार बड़े होते हैं तथा उनकी शाखाएं होती हैं, शाखाएं होती हैं। फलस्वरूप निर्माण में अधिक समय लगता है, निर्माण में अधिक समय लगता है। तो निश्चित तौर पर जब कंटेंट ज्यादा होगा, आप उसकी शाखाएं निकालेंगे, सीधी रेखा में चलने की बजाय, उसका सीधी रेखा में चला, सीधी रेखा में चलने की बजाय जब आप उसकी शाखाएं निकालेंगे, तो शाखाएं निकालने में निश्चित तौर पे आपको कंटेंट ज्यादा डालना पड़ेगा, तो फ्रेम बड़ा होगा, और फ्रेम बड़ा होगा तो फिर उसकी जो समय टेकिंग, टाइम टेकिंग जो प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस उसका निश्चित तौर पे ज्यादा होगा। तो इसमें भी जो फ्रेम होते हैं, तो हमने कहा मुख्य फ्रेम होता है और उपचारात्मक फ्रेम होता है। जैसे मुख्य फ्रेम और उपचारात्मक फ्रेम, तो मुख्य फ्रेम में तो कंटेंट है सीधा सीधा, उपचारात्मक फ्रेम में शाखाएं जो निकली है वो उपचारात्मक फ्रेम में वो शाखाओं के रूप में है। इसको मैं मेंशन कर दूं शाखाओं के रूप में। उपचारात्मक फ्रेम जो होते हैं वो शाखाओं के रूप में होते हैं। तो चलिए, ये होता है अपना दूसरा क्राउडेरियन मॉडल, जिसे हमने आंतरिक मॉडल का, जिसे हमने अरेखी का, जिसे हमने शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का। और तीसरा जो प्रकार होता है, तीसरा मुख्य प्रकार, वो तीसरा मुख्य प्रकार होता है अवरोह या मैथेटिक्स, अवरोह या मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोह या मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। और इस अनुदेशन मॉडल का, इस अनुदेशन मॉडल का, इस अनुदेशन मॉडल का प्रतिपादन 1962 में थॉमस गिलबर्ट, देखें पूरा आ गया, थॉमस गिलबर्ट द्वारा किया गया, थॉमस गिलबर्ट द्वारा किया गया। और इस मॉडल में
इस अनुदेशन मॉडल में इसमें एक प्रमुख बात समझ लो, ये प्रश्न परीक्षा में उठता है कि ऐसा कौन सा अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें अंतिम पद के प्रति अनुक्रिया सबसे पहले और पहले पद के प्रति अनुक्रिया सबसे बाद में कराई जाती है। समझिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें अंतिम पद के प्रति अनुक्रिया सबसे पहले होगी और प्रथम पद के प्रति अनुक्रिया सबसे बाद में होगी, और ये मैथेटिक्स यानी कि अवरोही, और इसीलिए तो इसको अवरोही कहा जाता है। उल्टे क्रम में इसमें अनुक्रियाएं होती है, अंतिम पद के प्रति अनुक्रिया पहले होती है। तो इस अनुदेशन मॉडल में अंतिम पद के प्रति अनुक्रिया अंतिम पद के प्रति अनुक्रिया सबसे पहले तथा प्रथम पद के प्रति अनुक्रिया सबसे अंत में की जाती है। सबसे अंत में की जाती है। अर्थात अनुक्रियाएं जो होती हैं, अनुक्रियाएं उल्टे क्रम में होती हैं। अनुक्रियाएं उल्टे क्रम में होती हैं, और इसीलिए तो अनुक्रियाएं उल्टे क्रम में होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए तो इसे अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। तो अवरोह का मतलब ही होता है उल्टा चलना, बड़े से छोटे की तरफ चलना, इसीलिए इसे अवरोही अनुदेशन कहा जाता है। अवरोही अनुदेशन कहा जाता है। तो थॉमस गिलबर्ट का ये जो अनुदेशन मॉडल था, ये इन दोनों से भिन्न था। अंतिम पद के प्रति अनुक्रिया सबसे पहले और प्रथम पद के प्रति अनुक्रिया सबसे बाद में, इसीलिए इसको अवरोही अनुदेशन कहा गया। और इस मॉडल में अभिक्रमित अनुदेशन के इस मॉडल में विषय वस्तु की अपेक्षा, यह भी एक प्रश्न बनेगा कि किस मॉडल में विषय वस्तु की अपेक्षा अनुक्रियाओं पर बल सबसे ज्यादा दिया गया है। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर बल दिया गया है स्किनर के में, निदान उपचार पर बल दिया गया है क्राउडर के में, और अनुक्रियाओं पे ज्यादा बल दिया गया है विषय वस्तु की अपेक्षा वो इसमें। तो विषय वस्तु की अपेक्षा अनुक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है। अधिक बल दिया गया है। तो ये विद्यार्थियों तीन मॉडल की बात थी, रेखीय, शाखीय और अवरोह। रेखीय जिसे हमने और नाम दिए बाह्य दिया, रेखीय बाह्य श्रृंखला स्किनरियन, स्किनर ने और जेम्सी हॉलैंड ने दिया 1954 में दिया। दूसरा शाखीय नॉर्मन क्राउडर, इस और शाखी को हमने अरेखीय का आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन का क्राउडेरियन का 1960 में, और तीसरा 1962 में थॉमस एफ गिलबर्ट द्वारा जिसे अवरोह या मैथेटिक्स का। और तीनों में अलग अलग पृथक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बल दिया गया। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन स्किनर के में, निदान उपचार क्राउडर के में है, और अनुक्रियाओं पे बल जो है अधिक वो थॉमस गिलबर्ट के में है, जिसमें उल्टे क्रम में अनुक्रियाएं की जाती हैं। तो इस मॉडल में, थॉमस गिलबर्ट के इस मॉडल में बाकी अन्य दोनों मॉडलों से यही एक प्रमुख भिन्नता है।
तो विद्यार्थी ये 3 प्रकार होते हैं। एक और, जैसे मुख्य प्रकार तो 3 होते हैं, एक और आ जाता है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल, लॉरेंस स्टालरो। तो कई बार पूछा गया है या मिलान सुमेलित करने में काम आ जाता है, इसलिए एक और मैं आपको लिखा देता हूं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, और वो होता है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये एक विकल्प कई बार सुमेलित करने में आ जाता है। ये लॉरेंस स्टालरो और डेनियल डेविस के द्वारा दिया गया। डेनियल डेविस या केवल डेविस आप लिखें, पूरा नाम डेनियल डेविस द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। तो ये एक आ जाता है प्रतिपादक के तौर पर। एक और आ जाता है स्वनिर्देशित प्रमुख अनुदेशन मॉडल। तो अब कई सारे मौजूद हैं, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन जब बात करते हैं हम, अभिक्रमित अनुदेशन में 3 मुख्य प्रकार की बात होती है, उन्हीं 3 से प्रश्न आता है। सुमेलित करने में एक आध बार ये कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन है, ये एक आध बार आ गया है कि इसके प्रतिपादन किसने किया। आप इसे प्रतिपादक के नाम से याद रखेंगे, लॉरेंस स्टालरो और डेनियल डेविस। तो विद्यार्थियों, इस खंड में हमने तीनों प्रकार की बात की, और तीनों प्रकारों से जुड़ी जो मुख्य बात थी, वो मुख्य बात को मैंने आपके सम्मुख रखा, और ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। स्किनर के इस रेखी बाह्य श्रृंखला से हमने चालू किया प्रतिपादक के तौर पे, और इसके अंदर क्या है, सीधी रेखा में फ्रेम होते हैं, छोटे फ्रेम होते हैं, और छोटे फ्रेम में बच्चा अनुक्रिया करता है, सही या गलत का पता लगते ही तुरंत अगले फ्रेम पर, फिर तुरंत अगले, एक सीधी रेखा में बढ़ता है, और अंत में जाकर के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वो बच्चा कर लेता है। तो ये हमने इसको का सबसे ज्यादा बल दिया गया अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में। 4 पद इसके हमने देखे, 4 पद होते हैं, प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद, और ये इससे जुड़ी कुछ बातें थी। इससे अभिक्रमित अनुदेशन रेखी वाले से ये कुछ बातें। चलिए, इसके बाद हमने देखा शाखीय या आंतरिक या अरेखीय या क्राउडेरियन। 1960 में नॉर्मन क्राउडर ने प्रतिपादन किया। तो बड़े फ्रेम होते हैं, मुख्य फ्रेम और उपचारात्मक फ्रेम, जैसे मैंने कहा बड़े फ्रेम और उपचारात्मक फ्रेम होते हैं, और गलत होने का पता बताया जाता है ना। तो निर्माण में अधिक समय लगता है। अच्छा, इसमें इस बात को जोड़ लो, निर्माण में अधिक समय लगता है, निदान तथा उपचार पर सर्वाधिक बल दिया। इसमें वो बात लिख लो जो मैं मौखिक बोल रहा था, लेकिन इससे लिखा नहीं पाया, इसको मैं लिखा देता हूं, लो अलग से लिखा देता हूं। इस अनुदेशन मॉडल में शायद इस बात को पिछले में वाक्य में लिखाया था क्या? हाँ, नहीं लिखाया है। इस अनुदेशन मॉडल में अनुक्रिया के गलत होने, ये मैंने मौखिक तो बोल दिया, लिखा नहीं पाया। अनुक्रिया के गलत होने पर उसके कारणों की व्याख्या के फ्रेम होते हैं, जिन्हें उपचारात्मक फ्रेम कहते हैं। वही जो हमने कहा 2 फ्रेम होते हैं, मुख्य फ्रेम और उपचारात्मक फ्रेम। उपचारात्मक फ्रेम में यही होता है, जिन्हें उपचारात्मक फ्रेम बोलते हैं। तो बच्चों को ये बताया जाता है कि आपकी अनुक्रिया गलत क्यों है। तो ये हमारी बात थी जैसे, तो ये इस बात को हमने जोड़ा। और उसके बाद अवरोह में उल्टे क्रम में क्रिया होगी, मैथेटिक्स या अवरोह, थॉमस एफ गिलबर्ट 1962। तो विद्यार्थियों, ये दूसरा खंड है, और दूसरे खंड में हमने, चूंकि वो वीडियो लगभग 1 घंटे का होने वाला था, इसलिए मैंने कहा पूरा एक वीडियो लंबा बने, तो बच्चे 2 टुकड़ों में अधिगम करें। और 2 टुकड़ों में आप अधिगम करते हो, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो कहीं आपको थका देता है, इसीलिए मैंने विषय वस्तु को इसी क्रम में और इस प्रकार से व्यवस्थित किया। आपको कई बार मैं बताता रहता हूं कि आप छोटे खंडों में, छोटे खंडों का मतलब 40-45 मिनट का, अधिकतम 50 मिनट तक का वीडियो जो है, तो अब किसी वीडियो में 2-4-5 मिनट ज्यादा हो जाए तो एक अलग बात है,
क्योंकि 10-5 मिनट की चर्चा को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, चर्चा ज्यादा बड़ी है तो उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि अपना 35, 40, 45, 50 मिनट का एक वीडियो बन जाए और उसके बाद अगली चर्चा को अगली, उससे आपको बड़ा एक सुविधा रहती है और आप बड़े अच्छे क्रम में उन चीजों को देख पाते, समझ पाते। तो चलिए विद्यार्थियों, इस खंड में हमने अभिक्रमित अनुदेशन को कंप्लीट किया है। अगली कंटेंट की अगली विषय वस्तु के साथ लेकर के मैं आपके बीच में बहुत जल्दी उपस्थित होता हूं और उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।